हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CGL क्रैकर में। और आज से हम अपने चैनल में RPF कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 जो अभी 2 मार्च से लेकर 18 मार्च के बीच में हुए हैं और 36 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है। उन सभी 36 शिफ्टों का जो 35 यानी कि 35 मैथ के क्वेश्चंस थे सभी शिफ्ट में, तो हम लोग जो है शिफ्ट वाइज यानी कि एक एक शिफ्ट के डेली के क्वेश्चंस करेंगे। यानी कि हम एक वीडियो में 35 क्वेश्चन कवर करेंगे और देखेंगे हम लोग कि इसको कैसे शॉर्ट तरीके से और बहुत कम समय में किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम ले चलते हैं आपको वीडियो की ओर। ये जो हमारी शिफ्ट है, ये शिफ्ट 2 मार्च 2025 की पहली शिफ्ट है। इसी तरह से हम 18 मार्च तक की सभी शिफ्टों के सॉल्यूशन, मैथ के सॉल्यूशंस देखेंगे बहुत ही अच्छे अप्रोच के साथ। और बेसिक कॉन्सेप्ट की जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही बताऊँगा, लेकिन जहाँ आपको शॉर्ट ट्रिक और बहुत कम समय में जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो वो तरीका भी आपको बताया जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है 10 संख्याओं का योगफल 276 है और उनका औसत ज्ञात करना है हमें। तो औसत ज्ञात करने के लिए सिंपली आपको औसत बराबर फार्मूला होता है। औसत बराबर फार्मूला क्या होता है आपका कि जितनी संख्याएं दी हुई हैं उन सब का योग यानी कि योगफल और बटे में जितनी संख्याएं हैं उनको लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 10 संख्याएं दी गई हैं और 10 संख्याओं का योगफल हमें 276 दिया है। तो 276 हम यहाँ पर लिख देंगे और 10 संख्याएं हैं तो 10 का भाग कर देंगे। जब हम 10 का भाग करेंगे तो सिंपली हमारा आंसर आएगा 27.6। मतलब एक जीरो है नीचे तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो ये सब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हम सीधे जो है इतना अंदाज़ा लगा सकते थे कि 10 संख्या का योगफल हमें दिया है, भाग करना है, यानी कि एक अंक बाद हम दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, तो चलिए ले चलते हैं आपको दूसरे क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उस क्वेश्चन को दोबारा से डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 2 बैंक A और B हैं, क्रमशः 3.5% और 6% वार्षिक दर पर ऋण देते हैं। डेबिट प्रत्येक बैंक से 3,60,000 की राशि उधार लेता है। 3 वर्ष बाद डेबिट द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान की हुई साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात करना है। देखो, इस सवाल को करने के तरीके कई सारे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बहुत ही छोटा तरीका। ठीक है, इसको आप बेसिक से लगाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। हमें उसने साधारण ब्याज की राशियों के बीच अंतर पूछा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि इनकी जो रेट है यानी कि दर दी हुई है हमें, रेट का हम इनका डिफरेंस निकाल लेंगे और वही हमारा जो है साधारण ब्याज का क्या हो जाएगा, अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो एक जो A बैंक है उसकी दर 3.5% है, B बैंक है जो 6% है, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा 2.5%। ठीक है, 2.5%, लेकिन ये डिफरेंस रहेगा हमारा 1 साल के लिए, सॉरी। ठीक है, जब 1 साल के लिए हमें निकालना 3 साल के लिए तो 3 का गुणा करा देंगे, यानी कि हम क्या करेंगे इसमें गुणा करवाएंगे तो 25×75 यानी कि 7.5% हम निकाल लेंगे। किसका, 3,60,000 का। 3,60,000 का हम 7.5% निकालेंगे तो जो हमारा अंतर है वो आ जाएगा कितने साल का, 3 साल का अंतर। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ से 3,60,000 लिखेंगे और 7.5% है तो परसेंट को हटा के नीचे 100 करेंगे। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से इसकी यहाँ से 2 जीरो काट देंगे। जब हम इसका गुणा कराएंगे तो सिंपली हमारा कितना आ जाएगा, 27,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन चौथा हो जाएगा। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है। सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ हमें एक बॉडमस का नियम याद रखना होता है। ठीक है, बॉडमस के नियम में भी जो ब्रैकेट का नियम, सबसे पहले ब्रैकेट होता है, उसमें ब्रैकेट में 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। पहले होता है एक सबसे बड़ा ब्रैकेट, फिर होता है एक मंझला ब्रैकेट और फिर होता है एक छोटा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर मंझले को और फिर सबसे बाद में बड़े ब्रैकेट को। ठीक है, तो चलिए हम जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये हमारा सॉल्व होगा। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सबसे पहले जो है हमें छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है। छोटा ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लगा है छोटा ब्रैकेट हमारा। तो अब इसमें हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें जब हम 8 में 2 का भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारे यहाँ से, कितना, 4 आएगा। जब 4 आ जाएगा यहाँ से अगर हमारा, तो जब 4 में से फिर यहाँ से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 0। कहने का मतलब ये है कि ये जो छोटा ब्रैकेट है इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कितना बचा, यहाँ पर 0 आ गया। इतने को पूरे को सॉल्व करने पर क्या आया, 0। अब देखो, अब करेंगे हम अपना
कौन सा ब्रैकेट सॉल्व, अब करेंगे हम बीच वाला ब्रैकेट यानी मंझला ब्रैकेट। तो देखो इसमें सबसे पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है, जहाँ डिवाइड है डिवाइड करेंगे। तो इस वाले में देखो यहाँ पर डिवाइड है तो 2 का भाग 48 में करेंगे तो यहाँ पर 24 आएगा, माइनस 0 का भाग मतलब 0 में 3 का भाग करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा, ठीक है। अब 24 में 0 घटाएंगे तो 24, यानी कि मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद, इतना सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल गया है, 24 मिला है, ठीक है। अब देखो 36 माइनस यहाँ पे क्या आया था हमारे पास 24, जब 36 में से हम 24 यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा 2 और 1 12 आ जाएगा, कितना आएगा 12। अब ये हमारा बड़ा ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। जब बड़ा ब्रैकेट सॉल्व हुआ हमारा तो पूरा इतना सॉल्व करने के बाद क्या आया हमारे पास 12। अब सामने क्या लिखा था 41, 41 माइनस जब 12 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 29, ठीक है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन यहाँ पर अपने पास ये है कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक बस 8 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। 20 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए बस को किस चाल से यात्रा करनी होगी, ठीक है। तो हमें चाल निकालनी है, दूरी तो हमारी बराबर है, ठीक है। जब दूरी बराबर है तो हम क्या करेंगे, सिंपली दूरी दोनों की बराबर कर देंगे। कैसे, देखिए ये यहाँ से 55 है, चाल और समय कितना है 8 घंटे, ठीक है। तो 55 गुणे 8 ये हो गया हमारी क्या दूरी, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, तो चाल 55 है और समय कितना है 8 घंटे, तो ये हो गया हमारे पास दूरी आ गया। बराबर में करेंगे, इसकी भी दूरी निकाल ली हमें, यानी कि 20 घंटे में x की चाल से मान लिया हमने कि ये कितनी दूरी तय करेगी 55 गुणे 8। अब हम गुणा भी इसका करा सकते थे लेकिन हमने गुणा इसलिए नहीं कराया ताकि कैलकुलेशन हमारी छोटी हो जाए यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे 4 5 6 20, ठीक है। 5 से इसको काट देंगे, 11 बार में यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। कितना आया 11 गुणे 2 22, यानी कि 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा, तब जाके वो 20 घंटे में पहली वाली दूरी तय कर पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 366 मीटर और 366 मीटर की दूरी 61 सेकंड में तय करता है, वह समान लंबाई का दूसरा चक्कर 183 सेकंड में तय करता है। एथलीट की औसत चाल, सिंपल कुछ नहीं करना है। देखो 366 मीटर की दूरी है, समय का बस अंतर है कि पहला चक्कर वो जो है वो 61 सेकंड में तय करता है और समान लंबाई का दूसरा चक्कर 183 सेकंड में। तो हमें औसत चाल निकालने के लिए टोटल दूरी कितनी है 366 बटे टोटल समय। अब इस समय निकालने के लिए हम इसका निकालेंगे डिफरेंस, क्या निकालेंगे डिफरेंस, यानी कि जो 183 और 61 का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा निकल के यहाँ से 2 और 1, यानी कि 122 सेकंड आ गया। अब दूरी बटे चाल वो समय कर देंगे, दूरी बटे समय करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 366 बटे 122। आप लोग देख सकते हैं कि ये सिंपली 3 से पूरा डिवाइड हमारा हो रहा है, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड हमारी क्या आ जाएगी इसकी औसत चाल, ठीक है। देखिए बहुत ही शॉर्टकट तरीका है ये, इतना जो हमने लिखा है इसको लिखने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे कि 183 में डायरेक्ट घटाएंगे 61, तो यहाँ से हमारा जो समय है टोटल वो समय निकल के आएगा और समय निकलने के बाद दूरी है तो दूरी हमें 366 दी हुई है, तो दूरी बटे समय कर देंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी औसत चाल निकल के आ जाएगी। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन हमारे पास है 5 संख्याओं का औसत हमें दिया हुआ है, औसत नहीं सॉरी योग है, यानी कि 5 संख्याओं का योग है। चलो मैं इसको बेसिक से बताता हूँ, यानी कि 5 संख्या मैंने मान ली A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, इनका योग यानी जोड़ हमें दिया हुआ है 655। चलिए अब पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है 76। अच्छा पहली जब 2 संख्याओं का औसत 76 है तो A प्लस B बटे 2 बराबर 76 करेंगे ना, यानी कि 76 गुणे 2 हो जाएगा ये। अच्छा तो A प्लस B का योग यानी कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 7 दूनी 14 और 1 15, 152 आ गया हमारे पास A प्लस B का योग। अब देखो तीसरी संख्या हमें 110 यानी कि C का मान हमें 110 दिया हुआ है पहले से, ठीक है। तो अगर हम इनको 152 को और 110 को जोड़ें तो 2 6 और 2 262 हो जाएगा हमारे पास कितना A प्लस B प्लस C का मान, A प्लस B प्लस C का मान कितना हो गया 262। हमसे पूछा है शेष 2 संख्या यानी D और E का औसत निकालना है हमें, तो सिंपली हम क्या करेंगे जो A प्लस B प्लस C का योग आया हमारे पास 262, ये पूरी 5 संख्याओं के योग में से हम घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पे 15 में से 6 जाएगा 9 और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 5 में से 2 जाएगा 3, ठीक है। अब ये योग आ गया हमारे पास D प्लस E का, कितना D प्लस E का योग आ गया, लेकिन हमें निकालना औसत है तो औसत निकालने के लिए सिंपली हम क्या कर देंगे इसमें 2 का भाग। जब हम इसमें 2 का भाग करेंगे देखो 19 दूनी 38 और 1 39 और 2 6 12 तो 5 10 196.5 जो है लास्ट की जो 2 संख्याएँ थी उनका योग हमारा औसत हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। देखो 7वें क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें हो जाती है और इसमें जो है हमें नॉर्मली एक मिनट हमें इसमें स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारा सही आंसर आएगा। और कई लोग बताते हैं कि इसको हम ट्रिक से करेंगे, तो दोस्तों हर जगह ट्रिक
चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवालों में नहीं फिट होती है, ठीक है, इतना याद रखना। कुछ सवाल ऐसे आते हैं एग्जाम में कि हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इतना आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसकी देखते हैं कि कैलकुलेशन ज़्यादा होती है कि हम जो है इसको बहुत ही कम कैलकुलेशन में सॉल्व करेंगे। तो हमें दिया हुआ है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 72,000 की राशि 9% की वार्षिक दर पर 18 महीने में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले हमें अर्धवार्षिक रूप से हो रहा है, यानी कि एक साल में कितनी छमाही होती हैं, अर्धवार्षिक का मतलब छमाही, तो एक साल में 2 छमाही होती हैं। जब एक साल में 2 छमाही होती हैं यानी कि हम जो दर है ये वार्षिक दर दी गई है, लेकिन अगर हमें छमाही की दर निकालनी है तो इसमें हम 2 का क्या कर देंगे भाग, यानी कि हमारी दर आ जाएगी 4.5%। कितनी आ जाएगी 4.5%, आर का मान 4.5%। और जो हमारा समय है टी का मान आ जाएगा यहाँ से, देखो 18 महीने हैं, अगर 6 महीने के स्लॉट बनाए जाए तो कितने आएंगे, 3 स्लॉट आएंगे। क्यों, क्योंकि अर्धवार्षिक दर है, अर्धवार्षिक में हमेशा 6 महीने के स्लॉट बनाए जाते हैं। तो 18 महीने में कितने 3 स्लॉट बनेंगे, यानी कि टी का मान हमारे पास 3 हो गया, ठीक है। और हमारे पास पी यानी मूलधन का मान है 72, कितना 72,000 रुपये। अब देखो इसको आप बेसिक सूत्र से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी कैलकुलेशन कम करने के लिए आपको जो है एक ट्री मेथड बताता हूँ, ठीक है। ट्री मेथड क्या होता है, इसको आप लोग सीख लेंगे तो 2 साल और 3 साल के लिए आप लोग बहुत ही आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो चलिए इतना याद रखना पहले कि ये जो है हमारा 72,000 मूलधन है और आर जो हमारी 4.5 है और टी का मान जो है 3 वर्ष है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ। अब इसको मैं जो है ट्री मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि आर का मान है हमारे पास 4.5% और टी का मान है हमारे पास 3, ठीक है, 3 है टी का मान। तो चलिए, तो ट्री मेथड समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट इसी सवाल से सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं 72,000 लिख के इसके ऊपर एक गोला बना लेता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ से 3 गोले और निकालेंगे। 3 साल के लिए मैं बता रहा हूँ ट्री मेथड, ठीक है। 3 गोले निकालेंगे इस तरीके से, फिर यहाँ से 3 गोले, एक गोला यहाँ से, एक गोला यहाँ से और एक गोला यहाँ से, ठीक है। फिर इसके बाद एक गोला और यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ इन तीनों पे देखो मैं अलग अलग कलर से आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये जो 3 गोले शुरुआत के हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, जो मैंने ब्लू कलर से टिक किए हैं, ये तीनों जो होंगे ये होंगे हमारे साधारण ब्याज, ठीक है। और जब हम इन तीनों को और इन तीनों को और इसको भी, चौथे वाले को भी जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा निकल के, तो ये आ जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यानी कि हमें सभी गोले के मान पता होने चाहिए और मान पता होने के साथ साथ हमें क्या होना चाहिए, उनको हम सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। तो देखो मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि देखो ये शुरुआत के जो 3 गोले बताए ब्लू कलर के, इन तीनों में एक ही वैल्यू आएगी, और ये 3 गोले जो ग्रीन कलर के हैं इन तीनों में एक वैल्यू आएगी और एक वैल्यू इसमें अलग आएगी। अब वैल्यू यहाँ पे आएगी कैसे, जो हमारी ये दर 4.5% दी हुई है, अब हमें यही करना है कि 72,000 का हम 4.5% निकालेंगे। कितना निकालेंगे 4.5%, ठीक है। जब हम 72,000 का 4.5% निकालेंगे, देखिए दोस्तों जब हम 4.5% निकालेंगे इसका 72,000 का, तो यहाँ पे हमारा निकल के आएगा कितना 3240। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना, मैंने डायरेक्ट जो है यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। 3240 यहाँ से निकल के आएगा, तो 3240 इन 3 जगह पे लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, इस 3240 का भी हम क्या करेंगे 4.5% निकालेंगे, ठीक है, 4.5%। तो जब 3240 का हम 4.5% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 145.8। तो इन तीनों जगह पे हम जो है 145.8 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो फिर अब 145.8 का फिर से हम 4.5% निकालेंगे, तो यहाँ से आएगा हमारा कितना 6.56 अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब हमें निकालना चक्रवृद्धि साधारण ब्याज है, तो हमें कुछ नहीं करना है, मैंने बताया था कि इन सब वैल्यूज़ को जोड़ना है, ठीक है। तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। जोड़ो, देखो 3240 3 बार लिखना है, ठीक है। तो 3240 3 बार लिखना है तो लिख दो यहाँ पे ऐसे, ठीक। अब इसके बाद जो है 145 लिखना है, मैं अप्रॉक्स में लेता हूँ, दशमलव वाला नहीं लूँगा मैं, ठीक है। अप्रॉक्स में लेना है 145 यहाँ पे भी लिखना है और 145 यहाँ पे भी, बाद में 6 भी लिखना है हमें लगभग में, ठीक है। जोड़ेंगे 5 और 5 10 और 5 15 और 6 15 और 6 21 की 1 हासिल 2, 4 4 8 4 3 12 4 6 16 4 5 20 4 6 24 24 से 2 26 की 6 हासिल 2 2 2 4 2 6 2 8 1 9 9 और 1 10 और 11 की 1 हासिल आई 1 3 3 9 1 10 10,161 के अप्रॉक्स आया। देखो 161 आया तो 164 आ जाएगा यहाँ से हमारा आंसर, ठीक है। मैंने जो दशमलव के बाद थे उसको मैंने नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि हमें अप्रॉक्स में निकाला था निकटतम में, ठीक है। तो थोड़ा पहली बार जब मैंने बताया तो थोड़ा आप लोगों को टाइम लगा बताने में, लेकिन आप लोग इसको ट्राई करके देखना, ये मेथड बहुत ही अच्छा है। 3 साल के लिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो या साधारण ब्याज नॉर्मली आ जाता है। देखो साधारण ब्याज ये रहता है हमारा, ये ऊपर के तीनों,
ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो सबको जोड़ दिया जाता है, और 72,000 भी ऐड कर देंगे तो हमारा मिश्र धन निकल जाएगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो चलिए इतना समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है, त्रि मेथड आपको जानना है 2 साल का भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको अलग से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 साल और 3 साल का त्रि मेथड बताऊंगा, ठीक है। नॉर्मली आप सूत्र से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है यहाँ पर कि 1/7 की पावर -4, 1/9 की पावर -4 और 1/5 की पावर -4, ठीक है। चलिए हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपल है कि 1/7 की पावर -4 है जब किसी भी संख्या में, जैसे मैं यहाँ पर a लिख दूँ और a की पावर -2 लिख दूँ। अगर इसमें मुझे प्लस की घात चाहिए तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 1/a कर दूंगा, 1/a की पावर 2 हो जाएगा। तो ये प्लस की घात, मतलब उल्टा करने से क्या होता है, ये प्लस की घात चेंज हो जाती है, ठीक है। माइनस से प्लस और प्लस से माइनस में घात चेंज हो जाती है, ये हमारे घातांक करने का नियम होता है। सेम यहाँ पर 1/7 की पावर -4 लिखा है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो 7 की पावर 4 आ जाएगा प्लस का। सेम यहाँ पर 9 की पावर 4 प्लस का। सेम यहाँ पर 5 की पावर 4 प्लस का, ठीक है। अब देखो, अब या तो आप इसके जो है 4 घात निकालते रहो, या फिर देखो यहाँ पर लास्ट में सभी उत्तर में अलग अलग है पहला इकाई का अंक, ठीक है। तो मैं इकाई का अंक निकालने की कोशिश करूंगा, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा मेरा। देखो जब 7 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 7 × 7 49 की 9, और 7 × 7 49 की 9, 9 9 81 1 आएगा यहाँ से। इकाई का अंक कितना आएगा, 1। यहाँ से कितना आएगा, 9 × 9 9 9 81 की 1, 9 9 81 की 1, यहाँ से भी 1 आएगा, ठीक है। जब 5 की घातें 5 करेंगे तो 5 की घातें 4 करेंगे तो 5 आएगा। देखो 5 25 की 5 और 5 25 की 5 5। अब इन सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5 और 2 7। तो लास्ट में 7 हमारे पास इसी ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप कर सकते थे 4 घात है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे बड़ी घात होती जैसे 9 10 होती तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम लगता, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इकाई का अंक निकाल के और सबको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो हमारा आंसर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है कि एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 2490 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो संख्या में हमने क्या किया है, 50% की वृद्धि। मीन्स कहने का मतलब ये है कि मैं इसको फ्रैक्शन में अगर तोड़ूँ 50% को, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है। यानी कि अगर मेरी संख्या पहले 2 थी, मैं इसको 50% की वृद्धि यानी 1 की वृद्धि कर दूंगा तो संख्या मेरी 3 हो जाएगी। लेकिन संख्या सवाल में हमारी हो रही है कितनी, 2490। कितनी, 2490, यानी कि 3 यूनिट की जो वैल्यू है 2490 है हमारे पास। कितनी, 2490। तो 1 यूनिट की जो हमारी वैल्यू आएगी, इसको काट देंगे 3 से, 3 से काटेंगे, 3 8 24 और 3 3 830 हमारी 1 यूनिट की वैल्यू। लेकिन हमें तो मूल संख्या यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 2 यूनिट की वैल्यू के लिए 2 का गुणा इस तरफ और 2 का गुणा इस तरफ करेंगे तो 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1660। तो यहाँ से तीसरा आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन अपना 10वां नंबर। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर पाइप वाला है कि 2 पाइप हैं ए और सी, एक टैंक को 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि पाइप ए हर समय खुला रहता है और सी को केवल 30 मिनट के लिए खोला जाता है, तो टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें जो है, एक मिनट दोस्तों, हमें क्या निकालना है इसमें, टैंक को भरने में लगने वाला समय। ये पाइप वाले जो सवाल होते हैं इसमें सिंपली हमें क्या करना पड़ता है, इफिशियंसी निकालनी पड़ती है, ठीक है। जैसे ए जो है 10 घंटे में काम कर रहा है, यानी 10 घंटे में भर सकता है ए कितने घंटे में भर सकता है, 10 घंटे में। और बी कितने घंटे में भर सकता है हमारा, बी भर सकता है 15 घंटे में। इफिशियंसी निकालने के लिए इन दोनों का लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आएगा यहाँ पर 30, ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क, यानी कि दोनों पाइपों को मिलकर इतना भरना है, यानी कि 30 यूनिट, ठीक है। 30 जो है टोटल काम हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। यानी टोटल वर्क यानी TW हमारा कितना हो गया यहाँ पर 30। अब 10 का भाग हम 30 में करेंगे 3, यानी कि ए की क्षमता यानी इफिशियंसी कितनी आ गई यहाँ पर, ए की जो इफिशियंसी है वो आ गई 3, और बी की जो इफिशियंसी हो जाएगी 15 दूनी 30, 2 हो जाएगी। अब सिंपली हमें सवाल के हिसाब से करना पड़ेगा, सवाल क्या कह रहा है, इतना हमें हर सवाल में करना पड़ेगा, ठीक है। यदि पाइप ए हर समय खुला रहता है, मतलब ए है जो वो हर समय खुला रहता है, यानी कि इसकी जो यूनिट है ये 3 यूनिट जो हर समय हर घंटे में बाहर करता है काम। सी को केवल 30 मिनट के लिए, सी को आधा घंटे के लिए खोला जाता है, ठीक है। सी को केवल 30 मिनट के लिए खोला जाता है। देखो सी को 30 मिनट के लिए खोलेंगे, 30 मिनट का मतलब क्या है, आधा घंटा। यानी कि अगर ये जो है 1 घंटे में 2 यूनिट भरता है, तो ये आधा घंटे में कितनी यूनिट भरेगा बताओ मुझे, ये भरेगा आधा घंटे में ओनली 1 यूनिट, ठीक है। जब 1 घंटे में 2 यूनिट भरता है तो आधा घंटे में 1 यूनिट भरेगा कि नहीं, ठीक है। तो 1 यूनिट इसने काम कर दिया यहाँ पर आधा घंटे में। अच्छा, जब इसने 1 यूनिट काम कर दिया है तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ कितना, 1 यूनिट काम सी ने किया है, बाकी जो जितना काम था वो किसको करना पड़ा, ए को, क्योंकि ए तो हर समय चालू था ना। यानी कि जो 1 यूनिट काम है बी सी का, सॉरी यहाँ पे बी लिख दिया मैंने, यहाँ पे सी है,
सी का जो 1 यूनिट काम था ये हम यहाँ से इससे माइनस कर देंगे, यानी कि हमारे पास कितना यूनिट काम बचा 29, यानी कि 29 यूनिट काम बचा। ये हमें करवाना है सिर्फ और सिर्फ ए से। ए की इफिशियंसी कितनी थी 3, अब हम इसमें 3 का डिवाइड कर देंगे। तो 3 का डिवाइड जब हम करेंगे इसमें तो 3 हम 27 और शेष बचेगा 2 ऊपर लिख देंगे 3 यहाँ पर, यानी कि 9 सही 2/3 घंटे में टंकी हमारी यहाँ पर भर के रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन भी दोस्तों इफिशियंसी के रिलेटेड है। भरत है और अभय और भरत हैं किसी कार्य को 9 दिन और 11 दिन में पूरा करते हैं। देखो अभय को मैं ए लिख देता हूँ और भरत को मैं बी लिख देता हूँ, यानी कि अभय करता है 9 दिनों में काम और भरत करता है 11 दिनों में काम। सिंपल है, सवाल को आगे पढ़े हुए बिना मैं यहाँ से एलसीएम लूँगा 99 आएगा, यानी कि ये मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। और यहाँ से मैं अगर इफिशियंसी की बात करूँ, इफिशियंसी ए की हो जाएगी कितनी 11 और बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 9। ठीक है, भाग कर देते हैं हम इसका इसमें। 9 का भाग 99 में करेंगे 11 आएगा, 11 का भाग 99 में करेंगे तो 9 आएगा। अब सवाल को आगे पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 3 दिन बाद भरत ने कार्य छोड़ दिया, यानी कि 3 दिन तक तो दोनों लोगों ने साथ में काम किया है ना, यानी कि अगर दोनों लोग साथ में काम करेंगे तो एक दिन का काम अभय का 11 है और भरत का 9 है, तो दोनों का अगर मिला दिया जाए तो 20 काम हो जाएगा एक दिन का। 20 काम हो जाएगा। 3 दिन तक दोनों ने साथ में किया, यानी कि 60 काम ये लोग खत्म कर देंगे 3 दिन में। जब ये लोग 60 काम खत्म कर देंगे और हमारा टोटल वर्क तो 99 था ना, तो 99 में से जब 60 इन्होंने खत्म कर दिया तो हमारे पास काम कितना बचा? ओनली 39, यानी 39 काम जो है शेष बचा है। अब देखो 39 काम शेष बचा है, भरत ने काम छोड़ दिया है। अभय शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? अच्छा मुझे ये बताओ अभय की इफिशियंसी कितनी है? अभय की इफिशियंसी हमारे पास 11। ठीक है, अब 39 काम है, काम कितना बचा? 39। अभय की इफिशियंसी कितनी है? 11। ठीक है, जब अभय की इफिशियंसी 11 है, 39 काम है, तो हमारा अभय कितने दिन में करेगा? 39/11। नॉर्मल सी बात है, लेकिन इतना तो हमारे पास आंसर है नहीं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, आंसर के हिसाब से देखते हुए दोनों ऊपर नीचे 3 का गुणा करा देंगे। जब ऊपर हम 3 का गुणा कराएंगे तो 139 तिहाई होता है 117 और 11 तिहाई होता है 33, यानी कि 117/33 दिन हमारा यहाँ से आ जाएगा। सॉरी दोस्तों। चलिए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 36, 45, 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। देखो हमें सबसे छोटी संख्या निकालना है, इसका मतलब ये है कि हमें इसका क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3। जो हमारा एलसीएम आएगा 36, 45 और 54 का, उसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए कई तरीके हैं। इसका एक गुणनखंड वाला तरीका है कि 36 के गुणनखंड करें कितना होता है? 2 × 2 × 3 × 3 करके देखो, 2 दूनी 4, 12 तिहाई 36, ये हो गया। अब 45 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 45 के गुणनखंड कितने होंगे हमारे? बताओ। 45 के हो जाएंगे 3 × 3 × 5, 3 3 9 अपना 45। 54 के करेंगे हम 2 × 3 × 3 × 3, कैसे? 3 3 9 3 27 दूनी 54। अब इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले जो कॉमन होता है उसको लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा वाली संख्या देखो, इसमें जो है 3 बार आया है, बाकी में 2 बार आया है, तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका? एलसीएम निकालेंगे, 3 को लिख देंगे 3 बार, यानी कि जो संख्या ज़्यादा बार रहती है उसको लिखा जाता है मल्टीप्लाई। अब देखो 2 इसमें 2 बार आया है, इसमें 1 भी बार नहीं, इसमें 1 बार, तो 2 को हम लिखेंगे 2 बार, क्योंकि 2 कितनी बार आया है सबसे ज़्यादा? 2 बार। और 5 यहाँ पर 1 बार आया है, तो 5 को भी हम लिख देंगे। तो ये हमारा एलसीएम यहाँ से निकल के आएगा। गुणा करवाएंगे इसका, 3 3 9 3 27 यहाँ से हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और 5 चौके 20 यहाँ से हो जाएगा, यानी कि मेरा एलसीएम कितना है? 27 दूनी 54, 540। 540 एक ऐसी संख्या है, सबसे छोटी संख्या, कि जो हमारी 36 से विभाज्य है, 45 से भी कटेगी और 54 से भी कटेगी। लेकिन हमें तो ऐसी संख्या चाहिए थी जिससे 3 शेषफल भी बचे, तो हम क्या करेंगे? इसमें 3 ऐड कर देंगे। 3 हम इसमें जब ऐड कर देंगे तो हमारा 543 आंसर आ जाएगा, यानी कि 543 में अगर हम 36, 45 और 54 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा? 3 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। पिछले वर्ष एक टीवी का मूल्य 55,000 था, इस वर्ष यह मूल्य 42,500 है। मूल्य में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सिंपल है, कुछ नहीं करना। इतना था, इतना हो गया, कितना कम हुआ घटा देंगे, यानी कि 55,000 में से हम क्या करेंगे? 42,500 जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? बताओ। 0 0 5 2 और 1, यानी कि 12,500 की कमी आई। कितनी? 12,500 की। पहले कितना था मूल्य? 55,000। कितना था? 55,000। परसेंटेज निकालना है, 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, देखो 3 जीरो है यहाँ पर नीचे। कितनी जीरो है नीचे? 3 जीरो है, तो 3 जीरो तो ये यहाँ से काटेंगे तो 2 ये कट जाएंगी और 1 ये वाली कट जाएगी। अब देखो, अब हमारा यहाँ से कैलकुलेशन का खेल बचा, तो यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 25, 250/11 आया। 11 का जब हम इसमें भाग करेंगे तो 11 दूनी 22, 23 24 25 30 आएगा, तो 11 दूनी 22, 22% की अप्रॉक्स आएगा। तो 22% देखिए इसमें आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। चलिए देखते हैं 14वां क्वेश्चन।
14वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि एक घन का आयतन दिया हुआ है हमें इतना, हमसे पूछा कि इसकी भुजा की लंबाई का 2 गुना कितना होगा। हमें यानी कि भुजा निकालनी है, भुजा निकल आएगी तो उसके हम 2 गुना कर देंगे। ठीक है, तो घन का आयतन देखो सिंपल, कुछ नहीं करना है। जो घन का आयतन होता है क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब मतलब ए का क्यूब बराबर हमें दिया हुआ है इसमें 6 5 8 5 0 3। ठीक है, 5 0 3 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, घन निकालेंगे कि ये कितने का जो हमारा घन होता है। तो देखो नॉर्मल तरीका है, बहुत बचपन से हमने सीखा होगा कि कैसे करते हैं घन निकालने के लिए। सॉरी दोस्तों, देखो मैं बताता हूँ। ये जो है घन निकालने के लिए सिंपल हमें जो हम लोग ऐसे करते थे, पहले हम काटेंगे 3 से। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 4 5, 3 नम 27, 28 1 5 और 3 चौके 12, 3 0 3 नम 27 और 3 धम 30, ये ऐसे काटते थे। ठीक है, तो ये काटेंगे इसको पूरा। जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारा किसका क्यूब बन के निकलेगा पता है, 8 और 7, 87 का क्यूब बन के हमारा ये निकलेगा। कितने का, 87 का। यानी कि ए बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 87। जब 87 आएगा ए बराबर तो उसका 2 गुना कर देंगे हम। 87 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 17, यानी कि 174 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपको समझ में नहीं आया है कि कैसे किया जाता है तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। देखो 6 5 8, ठीक है, 6 5 8 और 5 0 3, इसको काटा जाता है। पहले हम काटेंगे 3 से। देखो अरे यार सॉरी, हर बार कट जाता है यहाँ से। देखो 3 से डिवाइड करना पड़ता है, यहाँ से 3 से 6 पूरा कटता है 2 बार में, लेकिन 5 नहीं कटता। 5 में जाएगा एक बार, फिर शेष बचेगा 2। ये शेष जो बचता है वो हमें अपने माइंड में याद करना पड़ता है। 2 शेष बचा, अंक उतारेंगे इस 8 का तो 28 हो जाएगा। अब 3 नम 27 हो जाएगा, बचेगा एक शेष फिर से, फिर अंक उतारेंगे 5 का 15 हो जाएगा। 3 5 15, यहाँ से पूरा कटेगा और फिर 0 और 3 एकम 3 कटेगा। ठीक है, फिर इसको हम काटेंगे 3 से। ठीक है, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 7 21 और 3 3 9 और 3 एकम 3 4 5 3 6 18 3 7 21। फिर इसको 3 से काटेंगे तो ऐसे काटते जाएंगे तो बाद में हमारा कितना निकल के आएगा वहाँ पे, 87 यहाँ से आ जाएगा ए क्यूब का मान। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 15वां क्वेश्चन। हमें इसमें दोस्तों सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करना है। क्या करना है, सबसे छोटा भिन्न। देखो इसके कई सारी तरीके हैं, या तो आप इसका भाग करके देखो, ठीक है, और या फिर देखो इस तरीके के सवालों में हमें अगर सबसे छोटा निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले हम इनका अंतर निकालेंगे। इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना है, 1 और 11। इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 5 और इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है अपने पास 9 और 5 14। ठीक है, और इनका अंतर 6 है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि देखो 6 3 18 लगभग 3 बार में कटेगा। 14 दूनी 28 2 बार में कटेगा। 5 दूनी 10 2 बार में कटेगा। 11 दूनी 22 लगभग 2 बार में कटेगा। तो सबसे ज़्यादा बार में कौन सा कट रहा है, ये कट रहा है 3। देखो पहले क्या करना है, इनका अंतर निकालना है। अंतर से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करना है। जिसका भागफल ज़्यादा आएगा लगभग में वही सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, तो सबसे छोटी भिन्न हमारी कौन सी हो जाएगी, 17/25। ये मेरा खुद का बनाया हुआ तरीका है। ठीक है, आप लोग किसी और सवाल में भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 16वां क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज ABC का परिमाप 10.2 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 10.2 है। जब परिमाप 10.2 है तो भुजा कितनी हो जाएगी समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तीनों भुजाओं का योग 10.2 है तो 3 का भाग कर देंगे इसमें। जब हम इसमें 3 का भाग करेंगे, 3 3 9 3 चौके 12। ए का मान यानी भुजा का मान आ गया हमारे पास 3.4। हमें निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर यानी कि 3.4 × 3.4। काटो इसको, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 17 दूनी 34 यानी 1.7। फिर इसको 2 से काट देंगे तो 1.7 और 17 का आपको पता है 289 होता है स्क्वायर, सॉरी, और 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। √3 का √3 रहेगा। तो हमारा आंसर निकल के कितना आ जाएगा, 2.89 × अंडर के अंदर 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी, ये हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ से 17वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 5 संख्याओं का योगफल 655 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 78 है, तीसरी संख्या 104 है। शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगा, क्योंकि इस ऐसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर आपको सॉल्व कराया है। ठीक है, तो आप लोग इसको करने की कोशिश करना। चलिए देखते हैं हम 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वें नंबर क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कुछ भाषा दी हुई है, हमें इसमें से जो गलत है उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो देखो पहला हमारे पास कथन है, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल क्रमशः 3 या 9 से विभाज्य तो वह संख्या 3 9 से विभाज्य होगी। ये बिल्कुल सही है, यानी 3 और 9 का विभाज्यता का नियम लिखा है। ठीक है, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है और इकाई का अंक सम संख्या है तो वह 6 से विभाज्य होगी। ये भी बिल्कुल सही है। कह दो क्यों, क्योंकि अगर अंक इकाई का अंक सम है और संख्या 3 से विभाज्य है
तो 6 से भी होगी, क्योंकि 3 गुणा जब 2 करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। और देखो तीसरा है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 11 से विभाज्य तो वह 11 से विभाज्य होगी। ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 11 से विभाज्यता का जो नियम होता है, जैसे ये कोई संख्या है, ठीक है, तो इसमें हम अल्टरनेटिव मतलब एक छोड़ के एक ऊपर का जोड़ेंगे और एक छोड़ के एक ऐसे जोड़ेंगे और दोनों का अंतर निकालेंगे। अगर उसका अंतर 0, अंतर 11, 22 ये कुछ भी आता है तब वो संख्या 11 से कटती है, ना कि इन सबको जोड़ने के बाद अगर 11 से कट जाए तो इसका मतलब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तीसरा विकल्प, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है यहाँ पर, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे कि यदि 8% और 9% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती है तो कुल छूट ज्ञात कीजिए। करने के 3 तरीके। पहला तरीका कि आप ऐसे कर सकते हैं, मान लिया अंकित मूल्य 100 है, 100 में से हम 8% की छूट देंगे तो 92/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9% की छूट देंगे तो 91/100 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा कराएंगे, फिर जो आएगा उसमें 100 से घटा देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। और एक तरीका ये भी होता है कि 8 और 9% की छूट दी हुई है तो 8 + 9 करेंगे और माइनस लगा देंगे, 8 × 9 और बटे में 100 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो 9 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 17, माइनस 9 8 हो जाएगा यहाँ पे 72, 8 9 72 गुणा कराएंगे और बटे में 100 था तो 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पे लग जाएंगी। अब देखो 17 में से जब 0.72 घटाएंगे तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 16 पॉइंट समथिंग ये रहा हमारे पास। तो बहुत ही छोटी कैलकुलेशन में इसको हम सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या हमें निकालना है। देखो सबसे बड़ी देखो 0.7 है, 0.07 है, तो 07 वाली तो खत्म, क्योंकि देखो 0.0777 ऐसे आएगा, यानी कि इसमें 0 है तो ये गलत हो जाएगा। 0.7 इससे बड़ी तो ये वाली है दूसरे नंबर की, ठीक है। अब लेकिन तीसरे नंबर की देखो 0.070707 तीसरे नंबर की ऐसी आएगी, और ये दूसरी नंबर की है, इसमें 00 लास्ट में आएगा। अब जो चौथे नंबर की संख्या है वो हमारी कैसी है 0.77777, देखो 7 से स्टार्ट है और लास्ट में भी 7 तक जा रही है, यानी कि हमारी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर ये हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 2 संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/5, उनका योगफल 45, उनका लासापा ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से आपको घुमा दे, आपको सिंपली जो सवाल में कहता है वही करना है, ठीक है। तो देखिए 2 संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/5 है। देखो संख्याओं का योगफल यानी कि a + b, हमने 2 संख्या मान ली a + b हमें 45 दिया हुआ है और a - b अंतर हो जाएगा, इसका हमें अंतर दिया नहीं है, यानी कि कह रहा है संख्याओं का अंतर है जो, यानी कि जो a - b है वो योगफल का 1/5, कहने का मतलब 45 योगफल है, इसका 1/5 हो जाएगा, यानी कि 5 से काटेंगे 45, यानी कि a - b का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 निकल के आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से बन गए 2 समीकरण, कितने 2 समीकरण यहाँ से हमारे पास बन चुके हैं, ठीक है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो ये प्लस माइनस से कट जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2a हो जाएगा, 9 5 14 यानी कि 54 हो जाएगा। ये a का मान हो जाएगा 27, जब a का मान 27 आ गया तो सिंपली हम b का मान कितना निकाल देंगे, यहाँ से कितना जोड़ देंगे 45 हो जाए, ठीक है। तो 8 7 15 35 और 10 45 18 जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि a का मान 27 और b का मान 18 यहाँ से हमारा निकल के आ गया है। हमें क्या निकालना है, इन दोनों का लासा। लासा क्या होता है, ऐसी संख्या जो इन दोनों से कटे, तो 27 से कटेगी लेकिन 18 से नहीं कटेगी, तो 27 का डबल करेंगे 54, 54 जो है हमारी 27 से भी कटती है और 18 से भी कटती है, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 54, ठीक है। तो ये हमारा 21 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम देखते हैं यहाँ से 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखो विपरीत दिशा में है तो विपरीत दिशा में चालें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल हमने मान ली x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, और आदमी की चाल है हमारे पास 8.5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, 1 किलोमीटर पर घंटा में इसमें हम बाहर करा देंगे 5/18 गुणा, ठीक है, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। तो चाल बराबर दूरी कितनी है हमारे पास 120 और समय कितना लग रहा है उसको 12 सेकंड, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 से 120 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 5 से इसको हम काट देंगे 10 को, यहाँ से 5 दूनी 10 2 बार में, 18 बटे में उस तरफ जाएगा तो काय में हो जाएगा ये गुणा में, यानी कि x + 8.5 बराबर 18 दूनी 36 हो जाएगा। अब 8.5 उस तरफ जाके घट जाएगा तो आएगा हमारे पास 27.5, 36 में से 8.5 घटाएंगे 27.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। देखो इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगा के बाहर जो है 5/18 गुणा करवाया था, क्योंकि ये दोनों चाल मैंने अंदर काय में ली थी किलोमीटर पर घंटा में, इसलिए मैंने बाहर करा दिया ताकि मीटर पर सेकंड में चेंज भी हो जाए और लास्ट में जो आंसर आए वो हमारा किलोमीटर पर घंटे में ही आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 2 मित्रों अमित और गोपाल की मासिक आय क्रमशः इतनी है, उनके और इनमें से प्रत्येक 72,000 प्रति माह बचाता है, यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात इतना है तो अंतिम अमित की मासिक आय कितनी है, ठीक है। अमित की हमसे क्या पूछा है उसने, मासिक आय, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से दोनों की बचत बराबर है, क्या बराबर है, बचत, यानी कि जब बचत बराबर है तो यहाँ से हम बहुत ही
बहुत ही कम उसमें जो है कैलकुलेशन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन में यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपको इतना नहीं करना है। आय, यहाँ पे आय लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम वह, क्या लिखेंगे वह, और यहाँ पे लिख देंगे किसकी, अमित की, यहाँ पे गोपाल की, ठीक है। और आय जो हो जाएगी, देखो आय का अनुपात दोनों का 5-7 है, यानी कि 5x हो जाएगी आय अमित की और 7x हो जाएगी किसकी, गोपाल की। और खर्च यानी व्यय का अनुपात इनका 2-3 है, तो 2y इसका जो खर्च हो जाएगा अमित का और 3y खर्च हो जाएगा किसका, अपने गोपाल का। अब जब आय में से हम व्यय घटाएंगे तो ये क्या निकलेगा हमारे पास, ये निकलेगा हमारे पास बचत, ठीक है। जबकि बचत तो दोनों की बराबर है, यानी कि मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, जब इन दोनों को घटाऊंगा तो ये दोनों आय में से अमित की आय में से अमित का व्यय घटाऊंगा तो अमित की बचत निकलेगी, और जब गोपाल की आय में से गोपाल का व्यय घटाऊंगा तो गोपाल की क्या निकलेगी, बचत, ठीक है। और दोनों की बचत बराबर है तो यहाँ से दोनों की बचत बराबर कर दूंगा, यानी कि 5x - 2y = 7x - 3y यहाँ से हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए 5x को 7x के साइड ले जाऊंगा, घट जाएगा ये, प्लस का है क्योंकि, और उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 7x में से 5x जाएगा 2x, माइनस का 3y यहाँ पर है, उस तरफ जाएगा 2y साइड तो प्लस का हो जाएगा। अब प्लस का 3y माइनस का 2y, ओनली क्या बचेगा यहाँ से, y। अब देखो जब y बचा है तो y/x इस तरफ मैंने भेज दिया, बटे में आ जाएगा, और यहाँ पे 2 बचा था और बटे में 1 मान लूँगा, कुछ दिक्कत नहीं है। यानी कि y और x का रेशियो जो हमारा आया है 2:1 आया है, ठीक है। तो हमें तो चाहिए किसकी आय, अमित की आय। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक में हम यहाँ पे रख देंगे। देखो पहले मैं x की जगह पे 1 रखूँगा, यहाँ पे अमित की जगह पे, तो 5 आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे मैं y की जगह पे 2 रखूँगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 - 4 1, एक क्या हो गया हमारे पास, बचत। अब लेकिन बचत तो हमें सवाल में कितनी दी हुई है, 72, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 72,000। 1 यूनिट की वैल्यू 72,000 हमें निकालने किया है, हमें निकालनी है आय किसकी, अमित की, यानी कि हमें 5x का मान निकालना है। x की वैल्यू यहाँ से हमने 1 निकाली थी, 5x की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, गुणा करवा देंगे 72 में 5 का, 0 0 0 और 36, यानी कि 3,60,000 रुपये अमित की आय यहाँ से निकल के आ जाएगी, ठीक है। समझ में ना आया हो दोबारा रिवर्स करके देखना, और फिर भी समझ में ना आए तो बताना, दूसरी वीडियो में बना के बता दूंगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और उसे फिर 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार तार में ढाला जाता है। तार की लंबाई निकालना है। देखो कभी भी पिघलाकर और कुछ भी बनाया जाए, एक चीज़ से दूसरी चीज़, गोले से आयतन, गोले से बेलन, बेलन से गोला और घन घना कुछ भी बनाया जाए, तो ऐसे वाले सवाल में क्या किया जाता है, जिसको पिघलाया जाता है उसका आयतन और इक्वल कर देते हैं किसका आयतन, जो बनाया गया है, ठीक है। तो देखो 6 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस गोला था, तो गोले का आयतन कितना होता है हमारे पास, 4/3 और पाई r³ हो जाएगा 3 की क्यूब, क्योंकि व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन बराबर कर देंगे हम, क्या बनाया गया, 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बेलनाकार तार, तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, πr² इंच, πr² मतलब 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई h, ठीक है, πr² इंच। और h की लंबाई हमें l की लंबाई निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से पाई से हम इसको पाई को काटेंगे, ठीक है। अब देखो ये 3 से इस 3 को काटेंगे जब हम, तो यहाँ पे केवल 2 3 बचेंगे, 3 बार 3 लिखा है तो 1 3 से 1 3 कट जाएगा, 2 बार 3 बचेगा। अब देखो अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पे लिखा 4 × 3 × 9 बराबर, ये लिखा है 3 × 9, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव लगेगा तो ये यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अब देखो जब 9 से इसको हम काटेंगे तो ये आएगा 0.01, जब ठीक है 0.01 × h बराबर 4। अब ये आएगा हमारा सेंटीमीटर में, वही है, ठीक है। जब सेंटीमीटर में आएगा हमें चाहिए आंसर का है मीटर में, मीटर में चाहिए तो हम 100 का गुणा दोनों तरफ कराएंगे, ठीक है, सॉरी 100 का गुणा करा देंगे इसमें। तो जब ये पहले देखो 4/0.01 लिखा है h का मान, ठीक है। अब हम इसमें 100 का गुणा करा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये निकल के आएगा हमारा मीटर में, ठीक है। अब नहीं यार दोस्तों, गुणा नहीं कराते हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया यहाँ पर। देखो ये सेंटीमीटर में पहले से मीटर में बनाना है, यानी कि 100 का भाग करना पड़ेगा, तो नीचे जब 100 का भाग करेंगे ऐसे, ठीक है, 100 का जब भाग करेंगे तो 100 है यहाँ पर, और यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ओनली 4 मीटर यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। तो 4 मीटर यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। भाग नहीं कराया जाता है सेंटीमीटर से, सॉरी मीटर से, अगर सेंटीमीटर में जाना है। देखो ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो गई थी, लेकिन ऐसा कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए, ठीक है। मीटर से अगर सेंटीमीटर में जाना है तो हम कराएंगे गुणा 100 का, और अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो हम कराएंगे 100 का भाग, इतना याद रखना, ठीक है। चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अपन से कि 165 रुपये की राशि को 3 लोगों में बांटना है और इतने के अनुपात में बांटना है। वितरण में
सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर निकालना है हमें, तो कोई इसमें समस्या ही नहीं है। ठीक है, तो हमें सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पर 7 और सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पर 3, इन दोनों का अंतर कितना है 4, यानी कि हमें 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, सीधी सी बात। तो पहले तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू का मान पता होना चाहिए, निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं है। देखो 7 और 3 10 और 5 15, अगर तीनों को जोड़ा जाए तो 15, लेकिन सवाल में तीनों की राशि कितनी है 165। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 15 से 165 को काटेंगे 11 आ जाएगा। हमें निकालने कितनी यूनिट की है 4 यूनिट की, 4 यूनिट कितनी हो जाएगी 44, यहाँ से 44 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं करना है। सवाल पेपर में इसी तरीके से किए जाते हैं, बहुत स्पीड में। देखो 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है समान दिशा। जब एक ही दिशा में चल रहा होता है कोई, तो उसकी चालें क्या होती हैं, घटती हैं। एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है यह ट्रेन 82 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य 415 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह पार करने में कितना समय लेगी। नॉर्मल सी बात है, देखो पहले हम चाल बराबर दूरी बटे समय का सूत्र लगाएंगे और कुछ नहीं करना पड़ता है इन सवालों में। 250 मीटर लंबी ट्रेन है, ये हो गई दूरी, बटे समय कितना लग रहा है हमें 36 सेकंड। ठीक है, अब देखो बराबर ये हो गया दूरी बटे समय चाल। अच्छा भाई ये चाल हमें आ गई है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो चाल दी हुई है 7 किलोमीटर पर आवर, ये जो है व्यक्ति की चाल है, लेकिन हमारे पास ट्रेन की चाल नहीं है, तो ट्रेन की चाल हम मान लेंगे यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, माइनस करेंगे 7, क्यों, क्योंकि भाई ये यहाँ से जो है समान दिशा में जा रहा है तो माइनस करना पड़ता है, और 5/18 का यहाँ पे हमें गुणा भी कराना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये चालें दी हुई हैं किलोमीटर पर घंटा में, और ये जो दूरी थी मीटर में थी और समय था सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए हमने चाल में 5/18 का गुणा करवा दिया। ठीक है, अब देखो 18 से इसको काटेंगे, 18 दूनी 36 2 बार में, और 5 से जब हम 250 काटेंगे तो 50 बार में पूरा कट जाएगा, और जब हम इसको इससे काटेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी 25 बराबर x माइनस 7, और 7 उस तरफ जुड़ेगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर। ये जो 32 किलोमीटर पर आवर है हमारा क्या आया है, चाल आई है ट्रेन की पहली वाली की 32 किलोमीटर पर आवर, पहली वाली ट्रेन की चाल आ चुकी है। अब हमसे कह रहा है कि एक दूसरी ट्रेन है, उसकी जो है यह ट्रेन एक 82 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से आ रही है अन्य ट्रेन। ठीक है, हमें निकालना है समय, समय बराबर कितना होता है दूरी बटे चाल। ठीक, अब दूरी जो है पहली ट्रेन की दूरी कितनी थी 250 मीटर। ठीक है, प्लस इस ट्रेन की दूरी कितनी है जो पार कर रही है 415 मीटर। ठीक है, टोटल दूरी बटे टोटल समय, सॉरी चाल निकालेंगे। चाल तो चाल कैसे निकालेंगे, विपरीत दिशा से आ रही है तो चालें दोनों की जुड़ जाएंगी। 82 ये है, 32 ये है, दोनों को जोड़ेंगे 4 और 8 3 11 114। लेकिन भैया ये आई हमारी किलोमीटर पर आवर में, और हमारी जो दूरी है ये दूरी हमारी दी हुई है मीटर में, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 5/18 का गुणा हम इसमें करा देंगे। 18 पंचे 90 और 18 चक्के 108, और 1 मिनट 18 से नहीं कटेगा क्या, चलिए पहले इसको जोड़ लेते हैं कितना होगा, दूरी को टोटल जोड़ लेते हैं कितना होगा 5 6 और 6। ठीक है, 665 बटे कितना 114 और गुणे में 5/18, तो 18 को मैं भेज दूंगा ऊपर। ठीक है, 5 से इसको मैं काटूंगा पहले, 5 एकम 5, 5 × 3 15 और 5 × 3 15, इतना कटेगा। ठीक है, अब देखो इसको जो है हम काटेंगे 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 से काटेंगे हम इसको, 2 नाम 18, 19 से काटेंगे 19 30 57, और 19 से काटेंगे 19 7 133। ठीक है, अब इसको काटेंगे 3 3 9 और 7 3 21 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 21 सेकंड लगेगा पार करने में। थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे ज़्यादा मैंने वो कर दी है, तो आप लोग समझना कैलकुलेशन को। ठीक है, अच्छे से। तो नॉर्मल ये देखो इसको करने का तरीका क्या है, पहले मैंने निकाली चाल, किसकी चाल, पहली वाली ट्रेन की, क्योंकि चाल हमें ओनली आदमी की दी हुई थी जो हमारे पार जो मतलब जो ट्रेन को पार कर रहा था। ठीक है, फिर दूसरी बार हम निकालेंगे समय। समय कैसे निकालेंगे, दोनों की चाल है जो उनको जोड़ेंगे, क्योंकि विपरीत दिशा से आ रही है। इसमें देखो विपरीत दिशा से आती हैं ट्रेनें तो चालें जुड़ती हैं, और अगर सेम दिशा में जाती हैं तो चालें घटती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पिंकी ने 14 रुपया में प्रत्येक की दर से 25 किताबें खरीदी, 7 रुपये प्रत्येक की दर से 40 पेन खरीदे, और 6 रुपये की दर से 15 पेंसिलें खरीदी। स्टेशनरी के सभी सामानों की औसत कीमत कितनी। नॉर्मल सी बात है, कुछ नहीं करना है, गुणा कराना है बस। 14 गुणा 25 में कराएंगे, करा दो। 25 100 के 100 हासिल 10, 25 एकम 25 10 350, 7 चौके 28 280, और यहाँ से 15 छक्का 90 90 हो जाएगा। 0 8 5 13 और 13 9 22 की 2 हासिल 2 और 2 2 4 3 720 रुपये हमारा टोटल जो है खर्चा आया है। लेकिन हमें तो औसत खर्चा निकालना है ना, तो ठीक है 25 किताबें खरीदी, 40 पेन खरीदे और 15 यहाँ पे पेंसिल खरीदी। टोटल कितना हुआ 25 और 5 30 10 40 40 80 खर्चा हुआ। 80 चीज़ें खरीदी टोटल। 0 से 0 काट देंगे, 8 9 72, यानी कि हमारी औसत कीमत कितनी आ गई 9 रुपये। ठीक है, सिंपल सी बात। चलिए देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर देखो, इसमें देखो कुछ नहीं करेंगे, 6 का क्यूब लिखेंगे यहाँ पर 216, ये सॉल्व भी करना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ से जब 3 से इसको काटेंगे 3 8 24, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 माइनस 2 प्लस 6 गुणा 1, 6 गुणा 1 कितना आएगा 6। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व करो। अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखो जब 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 64 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 68। 68 68 हो गया। अब 68 में 25 घटा दो कितना बचेगा
68 में जब 25 घटाएंगे, 8 में 5 गया 3, 4 6 में 2 गया 4, 43। 43 को उठा के इसमें जोड़ देंगे 216 में, 6 3 9 4 1 5 2, 259 हमारे यहाँ से निकल गया। देखो इसी तरह से कैलकुलेशन की जाती है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं चाहता तो यहाँ पे बहुत ही साफ साफ कर सकता था, लेकिन जैसे रफली आपको पेपर में करना है वैसे ही बहुत जल्दी और बहुत ही स्पीड में, ठीक है, कि कैसे आपको माइंड वहाँ पे क्रिएट चलाना चाहिए। मैंने क्या किया, 6 से इसको घटाया तो बचे 4, 4 को मैंने इसमें ऐड कर दिया तो हो गया मेरा इतना 68, 64 में 4 जोड़े 68। अब ये माइनस करा 25, तो 68 में 25 घटाया 43, 43 को मैंने डायरेक्ट 216 में जोड़ दिया तो 259, ठीक है। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। रवि ने एक कैमरा खरीदा और इसकी मूल कीमत से 18% कम भुगतान किया। उसने इसे भुगतान की गई कीमत से 30% लाभ पर बेचा। रवि को मूल कीमत पर कितना परसेंट का लाभ हुआ? देखो रवि ने मूल कीमत से 18% कम का भुगतान किया, खरीदा है कैमरा, यानी कि इसकी मूल कीमत हमने मान लिया अगर MP हमारा यहाँ पे 100 है तो इसने खरीदा, यानी कि CP इसका कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा, ठीक है। और इसने 30% के लाभ पर बेचा है इसको, कितने लाभ पर बेचा 30% के, यानी कि अगर 82 में खरीदा तो 30% का लाभ निकालेंगे तो कितना आएगा, कर लो कैलकुलेशन यहाँ से। 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 8 104, ठीक है, 13 8 104 2 106 और एक अंक बाद दशमलव लगेगा, यानी कि 106.6 में इसने बेचा। वो कह रहा है रवि मूल कीमत पर है, यानी कि रवि जो MP था उसी में खरीदता है, यानी 100 रुपये में खरीदता और बेचता इतने में 106.6 रुपये में। कितने रुपये का लाभ होता है उसको 6.6 रुपये का, परसेंट निकालेंगे तो 6.6% ही यहाँ से आएगा, ठीक है, क्योंकि मूल यहाँ पे MP 100 है तो 6.6% का लाभ उसको होता। चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। एक विद्यालय में 82 विद्यार्थी हैं तब विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करना है भाई ये अपन को, ठीक है। लड़कों की मतलब 23 यूनिट की वैल्यू निकालना है हमें। टोटल विद्यार्थी दिए हुए 41 82, देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 41 82 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 3 11 की 1 और हासिल आई 1 2 2 4 51 आएगा। तो कुछ नहीं करना है, ये 51 का भाग कर देंगे इसमें नॉर्मली, जैसा हम भाग करते हैं वैसे ही करेंगे। 5 8 40, 8 बार जाएगा, 8 यहाँ पे आएगा और 40 यहाँ पे आ जाएगा, 0 1 और 2 बार यहाँ से जाएगा 2 0 1, ठीक है, यानी कि 82। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 82, हमें चाहिए 23 यूनिट की वैल्यू, हम सिंपली 82 गुणा 23 कर देंगे, 3 दूनी 6, लास्ट का अंक 6 कहाँ पर है, ये है यहाँ पर, ठीक है। हमें पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, लास्ट का अंक देखेंगे अगर 6 है, अगर किसी में 2 में होता 6 तो उसमें थोड़ा सा 1 अंक और गुणा करवा लेते, ठीक, बाकी इसमें 1 ही में 6 है तो लास्ट में तो हमें गुणा नहीं करवाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। एक पाइप एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। एक भरता है 6 घंटे में और एक खाली करता है 30 घंटे में, ठीक है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा? देखो सिंपल इसका लासा लेंगे 30, 30 एकम 30, 6 पंचे 30। ये जो इफिशियंसी आ गई, जो भरने वाला टैंक है उसकी इफिशियंसी 5 है, जो खाली करने वाला टैंक है वो उसकी इफिशियंसी -1 है, यानी कि अगर दोनों साथ में खोले जाएंगे तो 4 यूनिट जो है टंकी भरेगी, ठीक है। लेकिन हमें टंकी का 2/3 भाग भरना है, यानी कि टंकी की क्षमता 30 है अगर, तो इसका 2/3 भाग कितना हो जाएगा, 2/3 भाग हो जाएगा इसका 20, ठीक है। 20 भाग भरना है और 1 यूनिट भरता है 1 घंटे में भरता है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट भरता है 1 घंटे में, तो 20 भाग भरेगा कितने घंटे में, 5 घंटे में, 4 पंचे 20, तो 5 घंटे यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 32 नंबर। प्रेम ने रिया को 20% के लाभ पर वस्तु बेची, रिया ने उसे वस्तु को वापस प्रेम को 20% हानि पर बेच दिया। इस लेन देन में प्रेम को 25% का लाभ हुआ, कैसे? देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रेम, यहाँ पे लिखेंगे रिया। प्रेम ने रिया को 20% के लाभ पर वस्तु बेची, रिया को, ठीक है, यानी कि अगर देखो प्रेम ने रिया को 20% के लाभ पर वस्तु बेची। अगर प्रेम को 100 रुपये की वस्तु थी, प्रेम ने 100 रुपये की वस्तु खरीदी थी तो इसको बेची कितने की, इसको 125 की बेची, यानी कि जो रिया ने खरीदी 120 की खरीदी, ठीक है। क्यों? क्योंकि 20% के लाभ पर बेची। अब रिया ने क्या किया, वस्तु को वापस प्रेम को 20% की हानि पर बेच दिया। अब 20% की हानि यानी 120 की तो रिया को हम पड़ी थी वस्तु, अब 20% की हानि पर बेचेंगे तो 80/, इतना हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से उड़ाएंगे, 12 8 96, यानी कि प्रेम ने इसको कितने में खरीदा, फिर दोबारा 96 में खरीदा इसको, कितने में, 96 में, ठीक है। जब इसने 96 में खरीदा है, समझना बात को ध्यान से, ठीक है। अब वो ये पूछ रहा है कि इस लेन देन में टोटल क्या हुआ, ठीक है। तो प्रेम ने पहले वस्तु कितने में खरीदी थी, 100 में, अब इसको जो है कितने की पड़ी, 96 की, ठीक है। तो यहाँ से इसको कितने का लाभ हुआ, 4 का लाभ हुआ, 1 यूनिट पे 4 का लाभ, तो 100 निकालेंगे 100 में, तो 100 में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25% का लाभ। तो प्रेम को जो है 25% का लाभ यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 33 नंबर। 4800 रुपये की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितनी ब्याज दर पर 2 वर्षों में इतनी हो जाएगी। देखो चक्रवृद्धि है, सिंपल है, कुछ नहीं करना, दर निकालना है हमें। देखो इसके करने के कई तरीके हैं, ठीक है, इसके करने के जो है कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसमें बेसिक वाला तरीका जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव। देखो सिंपली हमें मिश्रधन दिया हुआ है, तो सूत्र क्या होता है, मिश्रधन बराबर 50 है यहाँ पे, ठीक है, मिश्रधन बराबर यानी कि 50 43 बराबर मूलधन
मूलधन है 4800 रुपये और ब्रैकेट में 1 प्लस आर हमें निकालना है और हमें समय दिया हुआ है 2 वर्ष। हम क्या करेंगे, जो 4800 है इसको इसके बटे में ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये जो हमारा 4800 है, ये 4800 इसको हमें यहाँ से हटा के, क्योंकि गुणा में है तो यहाँ पे हम बटे में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे। पहले 3 से काटेंगे, 16 90 16 3 48 1600 आया नीचे। इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 4 5 2 0 3 छंग 18 2 4 3 8 24 3 एकम 3, ये 16 81 हो गया, ये 1600 हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि 1600 होता है 40 का वर्ग। देखो ये 1640 का वर्ग और 1681 होता है 41 का वर्ग, यानी 41 बटे 40 का स्क्वायर लिखा है ये, बराबर में है 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 2। अब देखो यहाँ से पावर 2 से पावर 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि 41 बटे 40 बराबर 1 प्लस आर बटे 100। अब एक यहाँ पर प्लस का है तो एक को जब हम बराबर किस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 41 बटे 40 माइनस 1 बराबर में आर बटे 100। अच्छा, अब जब हम यहाँ पे 1 लिख के लासा लेंगे तो कितना होगा हमारे पास, बताओ। यहाँ पे 40 जब हम यहाँ पे जो है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब हम 40 लासा ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 41 माइनस 40, तो 41 माइनस 40 यानी कि 1 बटे 40 बराबर आर बटे 100। ठीक है, 1 बटे 40 बराबर आर बटे 100। देखो कितना आया था मेरा, यहाँ से आया अपने पास 1 बटे 40 बराबर आर बटे 100। 100 को हम यहाँ पे भेज देंगे तो 100 बटे 40 यानी कि कितना 2.5% की रेट यहाँ से हमारी निकल के आ जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 34 नंबर, और इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस वीडियो का प्रथम 111 सम संख्याओं का औसत ज्ञात निकालना है। देखो पहली हमें जो है 111 संख्याओं का सम संख्याएं हैं। देखो कौन सी संख्याएं हैं, सम संख्याएं। अब देखो इसका तो एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला नहीं अगर हमें लगाना है तो सिंपली, अगर जब भी कभी भी प्रथम सम संख्याएं पूछे तो जो सम संख्याएं पूछे तो n प्लस 1 कर देते हैं, वही उसका औसत होता है। यानी कि 111 सम संख्याओं का पूछा है तो 111 प्लस 1 कर देंगे तो 112 इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर विषम संख्या पूछता कि विषम संख्याओं का औसत प्रथम 111 विषम संख्याओं का, तो डायरेक्ट हम n कर देते, यानी कि अगर 111 विषम संख्याओं का पूछता औसत तो 111 ही हो जाता। ठीक है, तो ये हमारी एक यहाँ से शॉर्ट ट्रिक थी, इसको हम बहुत ही 1 सेकंड में और इसका जवाब देके आगे बढ़ सकते हैं। कंसेप्ट यही है कि अगर सम संख्याओं का पूछेगा प्रथम 111 110 120 कितने भी हों, तो जितनी संख्याओं का पूछे उसमें 1 ऐड कर देंगे तो उसका औसत हो जाएगा। लेकिन अगर विषम का पूछेगा तो जितनी संख्याओं का पूछा है वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 35 नंबर। थोक व्यापारी है 25,000 रुपये का माल खरीदता है, 10% जो है निर्माता उसे 10% की व्यापार छूट और 5% की अतिरिक्त छूट देता है। दोनों छूट के बाद माल का निवल मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 10 और 5 की 2 छूटें दी हुई हैं, तो कैसा करेंगे, पहले तो हम एकल छूट निकालेंगे। 10 प्लस 5 माइनस 10 गुणे 5 बटे में 100, 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो, 10 और 5 15 माइनस 5 बटे 10 लिखा है, यानी कि 0.5, 15 में से 0.5 जाएगा, यानी कि 14.5% की उसको क्या मिली है, यहाँ पर छूट मिली है। ठीक है, जब 14.5% की छूट मिली है तो बस हम क्या कर देंगे, इसमें 25,000 में 14.5% की छूट निकालेंगे। 14.5% का मतलब कितना हो जाएगा, देखो पहले तो 100 में 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 86, 86 में 85.5, यानी कि हमें यहाँ पर 85.5% यानी कि 85.5 बटे 100 की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ से 1 जीरो हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 3 जीरो से इसकी 3 जीरो यहाँ पर खत्म। जब हम 25 को गुणा 855 में करवाएंगे तो 21,375 आ जाएगा, और यही हमारा इसका निवल मूल्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 35 क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना, कमेंट कर देना, तो मैं आपको उसको दोबारा से उसी क्वेश्चन को बस शॉर्ट के फॉर्म में या कुछ बेसिक्स के फॉर्म में आपको जो है अपलोड करवा दूंगा, तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, फिर भी समझ में ना आए तब भी कमेंट कर देना। तो आज से मैंने स्टार्टिंग की है, और जो भी आपको सजेशन हो आपके, तो आप लोग मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि अब मैंने नया चालू किया है, मुझे मैथ पढ़ाना बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए जो है मैंने सोचा कि क्यों ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप लोगों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, क्योंकि पेपर जो है 50% पेपर जो है प्रीवियस ईयर से ही आता है, इतना याद रखिए। ठीक है, तो ये थे हमारे आरपीएफ कांस्टेबल के पहली यानी कि 2 मार्च की पहली शिफ्ट थी, जो उसके 35 क्वेश्चन मैथ के। ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मैंने बीच में कहीं भी और शुरुआत में कहीं भी लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं कहा है, क्योंकि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन वीडियो को एक लाइक कर देना, और सजेशन आप लोग ज़रूर बताना कि और क्या बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मुझे मैथ पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो गारंटी के साथ कहता हूँ इस तरीके की मैथ आपको पढ़ाऊंगा मैं, कि आपको यूट्यूब में फ्री कंटेंट पूरा प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, अभी तो ये शुरुआत है, आप लोग अगर मेरा साथ देते हैं तो आपको पूरा कंटेंट
फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, आप लोग ये मत समझिए कि इसके कम सब्सक्राइबर्स हैं तो इसको कुछ आता जाता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, सब्सक्राइबर्स से किसी की तुलना नहीं की जाती है। ठीक, बस किसी का पैशन होता है पढ़ाने का, जैसा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा है। अब पहला वीडियो है मेरा ये, तो इसकी वजह से जो भी थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई हों तो उसको आप लोग इग्नोर ना करें। आप कमेंट में बताएं कि आपने इस वीडियो में ये गलती करी है, उसको मैं अगले वीडियो से सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।